हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रमन कसाना जी। तो उसने बोला कि मैं फ़ोन करता हूँ अपने भाई को। मैंने कहा किसे फ़ोन करेगा भाई आप? तो उसने बोला मैं एडवोकेट रमन कसाना को फ़ोन करूँगा। मैंने ये कौन है? बोले कि भाई ये तो हमारे मतलब संरक्षक हैं। बिना दाग के कपड़े पहन के या कलप के लत्ते पहन के हम नेता नहीं बन सकते। नेता बनना है तो दाग भी लगवाना है, कुर्ता भी फटवाना है, पिटना भी है, थानों में बैठना, मुकदमा भी लेना है। कोई भी एक भी युवा बता दो जो अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहा हो कहीं जाके। आप दूसरों की लड़कियों को तो देख सकते हो छोटे कपड़ों में, अपनी को क्यों नहीं देखते? सरकार से मांग करो कि हमें काम दे। कि आपके सोनू सूद और भी अन्य बड़े लोगों के साथ आपके संबंध है। आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं और बैक टू बैक पहले उनके मंत्री जेल गए, फिर मुख्यमंत्री ही जेल चले गए। आप इस पर कैसे उनको मैं बता देता हूँ। आप हमें छात्र नेता के नाम काफी सुनने और उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हुई जिसमें वो दीवारों पर गोबर लगा रहे हैं। उनका नाम है रौनक खत्री। राहुल गांधी जी डोसो ऑफिस गए थे तो उसमें कोई गलत थोड़ी है भाई। वो पता है कि युवा ही तो कल को जाकर राहुल गांधी बनेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार नहीं सुन रही और जिसके लिए ये बार बार आंदोलन हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे इस नए पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो शायद दिल्ली के युवाओं के फेवरेट है। मैं ऐसे ही ये बात नहीं बोल रहा हूँ। दिल्ली में कोई भी सामाजिक कार्य करना हो या फिर किसानों के हित के लिए हमेशा खड़े रहने में आगे हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रमन कसाना जी। एडवोकेट रमन कसाना की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, जिसके पीछे कारण है कि एडवोकेट रमन कसाना वो शख्स है। अगर हम सोनू सूद की बात करें तो एडवोकेट रमन कसाना की जान पहचान सोनू सूद से भी है। अमित भड़ाना की बात करें तो एडवोकेट रमन कसाना की जान पहचान अमित भड़ाना से भी है। और भी बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े सिंगर जिनकी जान पहचान एडवोकेट रमन कसाना से। लेकिन इससे भी बढ़कर जो जान पहचान बनाई है वह युवाओं के दिल में अपनी जान पहचान। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कैसे आप एक छात्र नेता बन सकते हैं। छात्र नेता या डीयू का जो इलेक्शन होता है वो किस प्रकार से देश के इलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आने वाले समय में। और खासकर आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में दिल्ली में जमीनी स्तर पर लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार है, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब जमीनी स्तर पर क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कौन सी पार्टी क्या समाधान दे रही है, कई मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे कि यदि आप एक छात्र नेता बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आप एक छात्र नेता के रूप में आपने अपनी जान पहचान बढ़ाई। और मैं आपको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पर और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको फॉलो करता हूँ। अगर मैं किसी भी तरह के किसान आंदोलन की बात करूं या मैं किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल मुद्दों की बात करूं तो उन मुद्दों में आपका आपका इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है। आप हमेशा युवाओं की आवाज उठाते हैं। आखिर कैसे आप इस लेवल तक पहुंचे, लोग आपको अपना आइकन मानते हैं और आपको फॉलो करते हैं और आपकी बात प्रशासन भी सुनता है। आप अपने बारे में बताएं, आपका जीवन कैसे शुरू हुआ, कैसे आप राजनीति में आए, कैसे आपने जान पहचान बढ़ाई और आप उस बारे में भी बताएं कि कैसे आप डीयू का 2018 में इलेक्शन जीते। बताइए सर, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई। भाई पहले तो आपका आभार, प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर। मुझे यहाँ बुलाया। जी जी। सन 2018 में मैं हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया था मैंने बी ऑनर्स में। अच्छा। तो मैंने पहले वहाँ देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं। मेरा एक बड़ा भाई है अमन अवाना। अमन अमाना, हाँ, अच्छा। मेरे मामा जी का लड़का है। हम्म। वो 2017 में सीसी बने थे सत्यवती कॉलेज से। अच्छा। तो उनको देखकर और उनका चुनाव हमने देखा सब चीज़, तो फिर मेरे मन में भी रहा कि मैं भी एक बार तैयारी करता हूँ। तो मैंने उनसे बात करके, और भी हमारे बड़े भाई राहुल कसाना जी हैं, चाहे मेरे एक जगतपुर गांव है दिल्ली के अंदर, अच्छा। जगतपुर गांव के हर एक भाई मेरे साथ रहे। हमारे गुजर का ही गांव है, गुजरों का ही, अच्छा। पर उसका हर गांव का व्यक्ति मेरे साथ खड़ा रहा जैसे मेरे एक परिवार खड़ा हो मेरे साथ। अच्छा। तो हंसराज में जब मैं चुनाव लड़ा, चेंज पैनल एक होता है पैनल हंसराज अच्छा। कॉलेज में। हर कॉलेज में अपना अपना पैनल है, किसी में चेंज है, रेबो है, या भगत सिंह पे। तो हर पैनल से चुनाव लड़ते, तो मैं वहाँ पे सेंटर काउंसिलर लड़ा फर्स्ट ईयर में। हम्म। तो मेरा पूरा पैनल 6-0 से जीता और मेरी सीट जीती। मैं फर्स्ट सीसी बना उसमें 1544 वोटों से। अच्छा। जी भाई।
तो यहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे एक्टिविटी में घुसना चालू कर दिया। फिर नई नई आगे समस्या आई स्टूडेंट्स की, चाहे मेरे कॉलेज की, तो मैं उनमें इन्वॉल्वमेंट देता गया। फिर एक इंटरेस्ट बहुत अच्छा बन गया मेरा लोगों से जुड़ने का, कनेक्टिविटी। और दूसरा महत्वपूर्ण ये भी था कि कॉलेज में हर जाति का बच्चा पढ़ता है, तो सबसे एक बार मिलना जुलना, हर जाति से प्यार, हर धर्म से। तो उसके बाद ग्रेजुएशन पूरे होने के बाद लॉ में मैंने एडमिशन लिया। स्टूडेंट वो पढ़ाई भी साथ करते करते सामाजिक कार्यों में, जैसे आपने बताया किसानों के धरना हो गया, प्रदर्शन हो गए। मैंने देखा है जैसे कोई भी किसान आंदोलन होता है तो आप उसमें हमें दिखाई देते हैं, चाहे हम मीडिया में देखें, न्यूज़पेपर में देखें, या कई किसान आंदोलन को कवर करने के लिए हमारी टीम भी रही है, तो आपकी उपस्थिति वहां पर मैंने जरूर देखी। और कई बार तो मैंने आपको किसान नेता जो है राकेश टिकैत के साथ भी आपको बात करते हुए देखा है। ये पहली बात तो देखो, हम भी किसान के बेटे हैं, जी। कहीं बाहर से तो मैं नहीं। किसान के बेटे हैं, हमारी समस्याएं, हम ही किसान है, तो हमें तो लड़ना पड़ेगा। हम्म हम नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? हम्म वही व्यापारी का बच्चा तो आगे लड़ेगा नहीं। यहाँ जी। हम किसान के बच्चे तो लड़ेंगे अपने लिए। हम्म हक के लिए सबको लड़ना चाहिए, चाहे वो किसान का है, व्यापारी का है, या किसी का भी है। फिर दूसरी बात आपने की टिकैत साहब। टिकैत साहब का जो संगठन है, एक भारत के लेवल में बहुत बड़ा संगठन हो चुका है, और वो हमारे नेता है, मसीहा है किसानों के। और उनकी आवाज इतनी बुलंद है कि कहीं वो आ जाए तो वो कार्य पूरा हो जाता है। तो मेरे घर में मेरे पिताजी भी उनसे जुड़े हुए हैं, मेरे मौसा जी जुड़े हुए हैं। तो उनको देखते देखते हम भी धीरे धीरे किसानों के धरने में गए। 13 महीना हम गाजीपुर भी लड़े। अच्छा। चाहे फिर महामाया पे हमने रोड जाम करा हो, अथॉरिटी में बैठे हो, प्राधिकरणों पे। तो सब जगह इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे देते गए अपने हक की लड़ाई के लिए। ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ अन्याय कर रही है, हमारी जमीनें ले ली, हमारा मुआवजा नहीं दिया, हमारे प्लॉट नहीं दिए। तो आप खुद बताओ, आदमी हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? सही बात। ये है। और जो किसान मसीहा हमारे टिकैत साहब है, वो आज हमारी, चाहे नोएडा के किसानों की लड़ाई है, चाहे भारत के किसी भी कोने के किसी भी राज्य की लड़ाई है, सब में वो सबसे आगे खड़े होते हैं। तो उनसे तो हमें सीख मिलती है। जब दूसरा व्यक्ति हमारी लड़ाई लड़ रहा है तो हम क्यों नहीं लड़े अपनी लड़ाई? सही बात। मैंने जो नोटिस किया सर, दिल्ली में एक एरिया का नाम है हरिनगर। हरिनगर एरिया से आप काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मैंने देखा कि वहाँ के एरिया में जिस भी किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती है तो आप उसके साथ जाते हैं, उसकी पूरी आप मदद करते हैं। क्या हम ये मान के चले कि आप आने वाले चुनाव में, यानी कि आने वाले निगम पार्षद के चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे? देखो, सबसे पहले तो ना तो मेरा कोई उनसे लाभ होना, ना कोई हानि होनी, वो तो एक मेरा प्यार है उन लोगों से। मैं पिछले अपने जीवन के 4-5 साल वहाँ रहा हूँ, अच्छा। हरिनगर में। अच्छा। आज भी मेरा प्यार है, आज भी मैं वहाँ रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ। तो मेरे जो हरिनगर वार्ड में सबसे ज्यादा पूर्वांचल लोग हैं मेरे, तो उनसे मेरा प्यार ज्यादा है। तो इसलिए उनके साथ जाना आना लगा रहता है। फिर हमारे विधायक जी हैं श्री राम सिंह नेताजी, आम आदमी पार्टी से। उन्होंने मुझे एक छोटी सी अपनी तरफ से एक पद दे रखा है, विधायक अच्छा। प्रतिनिधि का। तो उससे भी मैं लोगों से जुड़ता रहता हूँ। हमारे नेताजी हैं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि लोग उनके पास आते हैं समस्या लेके, तो हम भी अपनी भागीदारी देते कि हम किसी ना किसी का भला तो कर दे, बुरा ना हो। सही बात। तो हरिनगर नहीं, मैं तो बदरपुर विधानसभा के किसी भी भाई के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। हाँ जी। दरअसल मैंने आपके बारे में तब सुना, मेरा एक मित्र है वो हरिनगर के आसपास ही कहीं रहता है, तो उसके कुछ समस्या हो रही थी हॉस्पिटल में, उसका शायद दाखिला नहीं हो रहा था उसके पिताजी का। तो उसने बोला कि मैं फ़ोन करता हूँ अपने भाई को। मैंने कहा किसे फ़ोन करेगा भाई आप? तो उसने बोला मैं एडवोकेट रमन कसाना को फ़ोन करूँगा। मैंने ये कौन है? बोले कि भाई ये तो हमारे मतलब संरक्षक हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने आपके बारे में पता किया उस एरिया में, तो पता चला कि आप तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फिर आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखा, फिर मैंने उस सोशल मीडिया अकाउंट पे पाया कि आपके फॉलोअर भी अच्छे हैं। फिर और मैंने डीप रिसर्च की, हमारी टीम ने डीप रिसर्च की, तो पता चला कि आपके सोनू सूद और भी अन्य बड़े लोगों के साथ आपके संबंध हैं। मैं ये जानना चाह रहा कि जैसे सोनू सूद हुए या राकेश टिकैत हुए, इनसे आपकी जान पहचान कैसे हुई? देखो भाई, ये अभिनेता है जैसे किसान मसीहा जी, हमारे राकेश टिकैत जी हैं, आप जैसे बड़े भाई हैं, उनके साथ जाना आना लगा रहता है। कहीं किसी भी प्रोग्राम में जाना है आना है तो सबसे मुलाकात हो जाती है धीरे धीरे। फिर आपके छोटे भाई का व्यवहार ऐसा है कि किसी से आज तक ईगो से या किसी हानि वाली बात करी नहीं है किसी से।
तो ऐसा सब मेरे से प्यार मानते हैं, तो इसलिए थोड़ी कनेक्टिविटी मेरे लोगों से बनी हुई है। आपने जैसे कहा अभिनेता जो हमारे सोनू सूद जी है, चाहे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, सबसे मेरी कनेक्टिविटी इतनी हो चुकी है कि बढ़िया प्यार है। अगर मैं उनसे बोलूं किसी काम के लिए तो मेरा मना नहीं होता है। और दूसरी, मेरे एक बड़े भाई है प्रिंस रघुवंशी जी, अच्छा। जिन्होंने 2018 में चुनाव लड़ने से और आज तक मेरे साथ, मेरे बड़े भाई के सहायक तेरे साथ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और दूसरा, मेरे गांव से ही मेरे दो भाई और हैं, मेरे साथ रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। उनका नीरज भाटी नाम है, दीपक भाटी है। और भी मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त है हरीश शर्मा, अमन। तो हम सब एक साथ रहते हैं। तो उनके साथ रह के मुझे एक तो एकता मिलती है, काम करने का एक शक्ति मिलती है। और वो ऐसे मेरे भाई हैं जो मेरे लिए हमेशा खड़े होते हैं, चाहे आधी रात हो, सुबह हो, कुछ भी हो। आज तक उन्होंने ना नहीं करा मेरे लिए। जी। आप छात्रों की समस्याओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं प्रशासन से भी। आपके अनुभव से मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आज के समय में जो युवा है, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है या खासकर डीयू में जो पढ़ाई कर रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या आज के समय में बच्चों को ना मार्क करने वाला कोई बंदा नहीं है। अच्छा। पहली बात तो हमारा युवा एक नशे की लत पे इतना लग चुका है, नशा खुल के बिक रहा है, लोग कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता आपको किस राह जाना है। अच्छा, ये नशा आता कहाँ से है? नशा तो देखो हर जगह है, जिसको चाहिए वो ले लेता है। अब मेरे को देख लो, मेरे में कोई ऐब नहीं है, मैं ना हुक्का पीता हूँ ना कुछ भी, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है। जी। तभी और आप मैं आज यहाँ इस सबको पोजीशन पर बोलता भी हूँ भाई दूर रहो। हैं। जब तक समय आता है, लोग सोचते हैं कि मैं ये काम करूँ, जब तक समय निकल जाता है तो फिर वो खड़े रह जाते हैं। युवा को सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्गदर्शक नहीं है हमारा, अच्छा। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो शिक्षा के दर पे हो। अगर हमें मार्गदर्शक समय से मिल जाए ना, तो युवा सब कुछ कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं एक स्कूल में या कॉलेज में मैंने नया नया एडमिशन लिया और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक छात्र नेता बनूं या चुनाव लड़ूं, तो उसके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? आपका अगर कॉलेज में दाखिला होता है, सबसे पहले आप अपना वहाँ पैर जमाए, अच्छा। लोगों से मिलने जुड़े। कि अगर आप जाके कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, तो नेता कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि आप करके बन गई। ये तो जितना आप संघर्ष, रोडों पे जाओगे, घिसटोगे, जिस दिन पुलिसों की लाठी खा लोगे, प्रशासन की, तो आप अपने आप नेता बनना चालू हो जाओगे। अच्छा। घर बैठ के बिना दाग के कपड़े पहन के या क्लब के लत्ते पहन के आप नेता नहीं बन सकते। नेता बनना है तो दाग भी लगवाना है, कुर्ता भी फटवाना है, पिटना भी है, थानों में बैठना है, मुकदमा भी लेना है। तो जब ही आप एक नेता बन सकते हो। अब हम सोचे कि एसी में बैठ के हम नेता बन जाए, नहीं बन पाएंगे। सही बात। मेरे को भी अभी 2018 से 2025 हो गई है, अभी भी मैं सही कह रहा हूँ। आप कह दो या कोई भी नेता, नेता कहने से नहीं बनता, संघर्ष है। मेरी उम्र अभी 24 साल है, तो आप लगा लो मैं नाबालिग से 17.5-18 साल से ही मैं इन कामों में लग गया और अभी भी लगा हुआ हूँ। और अगर आपके बारे में रिसर्च की जाए तो आपने काफी कम समय में बहुत पहचान बना ली। बड़े बड़े नेताओं से लेकर बड़े बड़े फिल्मी जगत के लोगों तक जो है या बड़े बड़े यूट्यूबर तक जो है आपके संबंध है, और ये छोटी बात नहीं है। यदि हम बात करें, आप चूंकि हरिनगर से बिलोंग करते हैं और हमें ऐसा जानकारी भी प्राप्त हुई है और इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने की इंटरनल आपके बारे में। चूंकि हमारी टीम क्या है, जब भी किसी का पॉडकास्ट करते हैं तो उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, तो वहां पे एक हमें ऐसा आपके नाम की आंधी सी नजर आई। हम आंधी अभी नहीं कहेंगे क्योंकि अभी वहां पे चुनाव नहीं है, लेकिन आपका नाम वहां पर चर्चाओं में है। अब चर्चाओं में क्यों है ये मुझे नहीं पता, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि हरिनगर की समस्याएं क्या है और उन समस्याओं के समाधान के लिए एडवोकेट रमन खसाना क्या करना चाहता है? देखो, सबसे बड़ी समस्या हरिनगर की, चाहे बदरपुर विधानसभा की, है शिक्षा की। अच्छा। और मेडिकल फैसिलिटी जो वहाँ पे नहीं है। अच्छा, कारण क्या है इसका? कारण है, जमीनें पड़ी हैं, सरकार बदल चुकी है। पहले मोहल्ला क्लिनिक वगैरह चल रहे थे आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं खुद आम आदमी पार्टी का एक सैनिक लगा लो, चाहे एक सदस्य लगा लो। अच्छा। अभी मेरे पे विधायक प्रतिनिधि का पद है, और दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष में यूथ विंग का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहूं अभी भी।
तो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ बदरपुर विधानसभा की प्रॉब्लम क्या है। समस्या सबसे बड़ी देखो, हमें क्या चाहिए सबसे पहले, अच्छी एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, दो सबसे पहले हमें चाहिए। रोजगार तो है ही नहीं, बदरपुर विधानसभा छोड़ो पूरे देश में नहीं है किसी के पास। अच्छा। हाँ जी। तो हालांकि हमारे आम आदमी पार्टी के अभी विधायक श्री राम सिंह नेताजी हैं, वो कार्य कर भी रही हैं। अभी उन्होंने मांग करी थी सांसद जी हमारे रामवीर विदोड़ी जी से कि जो एनटीपीसी की जमीन है उस पर शिक्षा का एक अच्छा कॉलेज बना दे, एक हॉस्पिटल बना दे, कि लोगों का दुख तो दूर हो। भाई हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, छोटी छोटी समस्याएं तो इनकी खत्म करें। आपने कहा हरिनगर वार्ड में, हरिनगर वार्ड में पीछे गंदगी का बहुत कूड़ा रहा, गंदगी है, सीवर लाइन नहीं है, पर अभी आश्वासन दिया है हमारे राम सिंह नेताजी ने कि जल्द ही ये समस्या भी हमारी दूर होगी। ये कितने समय से ये गंदगी या सीवेज की समस्या है? बहुत लंबे समय से। एक तो बदरपुर विधानसभा और हरिनगर वार्ड जो क्षेत्र है ये पूरा ओजोन लेयर में आता है। अच्छा। हाँ, आप यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आप अपनी कोई घर मकान समरसीबल वगैरह कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा। हाँ जी, जिससे वहाँ का हर एक व्यक्ति जूझ रहा है। तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए? समाधान महत्वपूर्ण, देखो हम तो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अब हमारे आदरणीय श्री राम सिंह नेताजी है, उनकी आवाज को विधानसभा में उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है जल्दी ही ये समस्या खत्म होंगी। और जब कोई समस्या आगे आएगी तो हम आगे खड़ी मिलेंगे उनको। जैसा कि आपने बताया कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप आम आदमी पार्टी के सैनिक हैं जी। ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से आपने आम आदमी पार्टी को फॉलो किया? देखो, आम आदमी पार्टी सबसे पहले बात सबसे पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। अच्छा। उसमें ना तो किसी रिक्शा वाले की बेइज्जती होती है, रिक्शा वाले को भी इतनी इज्जत दी जाती है जो एक व्यापारी के बच्चों को दी जाती है। हर किसी व्यक्ति का एक समान वहाँ पे इज्जत होती है, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी जा रहा है ना। मेरे जो बड़े हमारे नेता है श्री अरविंद केजरीवाल जी है, उनकी नजरों में सब एक बराबर है। आपने पीछे देखा भी होगा, एक रिक्शे वाले को आज विधायक बना दिया। ये पहल किसने करी? अरविंद केजरीवाल जी ने पहल करी। आप किसी देख लो, एक युवा को टिकट दिया तो उन्होंने दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने। नए नए बच्चों को आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, श्री अरविंद केजरीवाल जी ये कार्य कर रहे हैं। जब भी हमारी सरकार दिल्ली में भी आई, एमसीडी में भी आई, आज पंजाब में भी है, पर कुछ कमी रहेगी होंगी जो इस बार नहीं आई। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं और बैक टू बैक पहले उनके मंत्री जेल गए, फिर मुख्यमंत्री ही जेल चले गए, आप इस पर कैसे उनको मैं प्रोटेक्ट बता करेंगे? देता हूँ, आप इस कमरे के मालिक को, हम जहाँ बैठे हैं ऑफिस के, तो आप जो चाहोगे वही होगा। भाई ईडी सीबीआई सब किसकी है? भाजपा सरकार की। हम कार्य कर रहे हैं, हमारे ऊपर एलजी को लाके बिठा दिया, हमारे सारे कामों पे रोक लगा दी। लेकिन ईडी और ये जो आपने संस्थाएं बताई ये भाजपा सरकार की है, आज तक कोई भी, लेकिन न्याय व्यवस्था तो भाजपा सरकार की नहीं है, फिर अरविंद न्याय केजरीवाल उन्हीं की है। आपको मैं बता देता हूँ, दिल्ली की जो पुलिस प्रशासन है वो सीएम के हाथ में नहीं होती है, वो गृह मंत्रालय के हाथ में होती है। तो दूसरी बात आपको बता देता हूँ, अब आपने देखा होगा पिछले 15 दिनों में या एक महीना में झुग्गियां टूट रही हैं, लोग घर से बेघर होने हैं। ऐसी बरसात में हम लोग घर में नहीं बैठ पा रहे, वो लोग सड़कों पे पिन्नी के नीचे बैठे हैं। तो आप बताओ, हाय तो इनको लग रही है। सरकार हमारी भी रही थी, हमने एक झुग्गी तोड़ी हो, गरीब बसेरा कभी तोड़ा हो किसी का? तो बताइए आप जिसको भ्रष्ट बता रहे हो, उनकी कोई आप बता दो किसी बड़े लेवल से या नीचे तक एक भी। पर जनता ने वोट क्यों नहीं दी? जनता ने प्यार दिया, हमें सीटें दी, पर कहीं ना कहीं हमारी कमी रहेगी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े नेता कमी है, कोई जो विधायक प्रतिनिधि थे उनकी भी रहेगी हो। तो ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में हम बढ़िया आंकड़े से आए और विश्वास है हम आएंगे, एमसीडी में भी आएंगे, वापस सरकार भी बनाएंगी। तो हम ये मान के चले कि निगम पार्षद के चुनाव में एडवोकेट रमन खजाना भारी मतों से जीते? नहीं, देखो पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो हम लड़ेंगे जी ठोक के, किसी और को बनाती है तो हम उसके साथ भी ठोक के खड़े होंगे, जैसे हम पिछले चुनाव में खड़े रहे थे। 2022 के चुनाव में पार्टी ने दूसरे हमारे एक भाई है उनको आशीर्वाद दिया, हम उनके साथ दिन रात खड़े रहे। हम किसी विशेष एक आदमी के साथ नहीं, हम अपनी पार्टी के साथ है। जहाँ पार्टी जो निर्णय लेगी
हम उस निर्णय को फॉलो करेंगे। लेकिन पार्टी निर्णय लेगी वो तो बात की बात है, लेकिन हमारी टीम ने जो एक इन्वेस्टिगेशन की या आपके बारे में रिसर्च की, तो हर ही नगर से केवल आपका ही नाम वहां पर फ्रंट पे आ देखो रहा है, और हर कोई शायद यही चाह रहा है कि आप जो है निगम पार्षद के चुनाव में खड़े हो प्रत्याशी के तौर पर, देखो ये तो और लोग आपको उन भाइयों का प्यार है जिन्होंने मेरा नाम लिया, हालांकि मेरे से बड़े भी अभी और भी लोग हैं वहां पे जो मेहनत कर रहे हैं। देखो सबकी मेहनत कर रहे हैं, सबको फल मिलता है, चाहे मुझे मिल जाए या कल मिले। मेरा अभी मेन फोकस है मेहनत पे और सीखने पे। मैं ये नहीं कि पार्टी मुझे अभी प्रत्याशी बना दे या आगे, अभी तो मैं बस पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, आगे तक कार्य करता रहूंगा। मेरा कोई विशेष ये नहीं है कि मुझे 27 में चुनाव लड़ना है। ये एक बड़ा सवाल सामने आता है, देश में कई चुनाव होते हैं, जी कई यूनिवर्सिटी में भी चुनाव होते हैं, लेकिन डीयू में जो इलेक्शन होता है वो काफी चर्चाओं में रहता है। अभी इस समय वर्तमान समय में हमें छात्र नेता के नाम काफी सुनने हैं, और उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हुई जिसमें वो दीवारों पर गोबर लगा रहे हैं। उनका नाम है रौनक खत्री। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है एक छात्र नेता के लिए? नहीं, आपकी बात सबसे पहले मैं बता दूं, रौनक खत्री जो है अपना भाई है, हमारा साथ का भाई है बिल्कुल। अध्यक्ष है वो, उसके लिए हम खड़े रहे हैं। आज वो हमारे लिए खड़ा है, वो मेरे लिए नहीं कॉलेज के हर बच्चे के लिए खड़ा है, चाहे वो किसी भी कॉलेज का है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र छात्राओं की हर लड़ाई, हर आवाज को सबसे आगे होके खड़ा करता है, लड़ता है वो। अब आ जाओ आप ड्यू की जो आप बात कर रहे हो, ये चुनाव एक ड्यू का चुनाव नहीं, एक दिल्ली का चुनाव नहीं, पूरे भारत के हर एक लोगों की नजरों का चुनाव होता है। हाँ, हर और न्यूज चैनल पर भी काफी चर्चाओं हर में रहता व्यक्ति है। की नजर होती है दिल्ली विश्वविद्यालय से, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज और डूसू का चुनाव ट्रैक बना के देता है एक नेता को आगे तक का। चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी चुनाव लड़ रहा है, चाहे किसी कॉलेज का चुनाव लड़ रहा है, उससे उसे ट्रैक मिल जाता है कि आप कौन सी पार्टी में, किस उसमें जाओगे फील्ड में। चाहे 2-3 पार्टी हैं, देखो एबीवीपी है, एनएसयूआई है, एक अभी आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पार्टी लॉन्च करी, हमारी जो स्टूडेंट यूनियन है। ये 3-4 पार्टी हो गई, इनसे व्यक्ति सीखता है। पहले छात्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते कब वो जमीनी स्तर की लड़ाई पा जाता है मुझे खुद नहीं पता। आपने वो जैसे बताया ड्यू में चुनाव होते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, एक छात्र का जीवन लगता है। 3-3 4-4 साल में जाके टिकट मिलना, फिर वो लड़ना, फिर किसी भाई के जीत हो जाती है, कोई भाई हार जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए मेरा ड्यू में कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने छात्रों के लिए या अपने जो भाई हैं उनके लिए आंदोलन चालू कर दिया या उनके हक की लड़ाई चालू कर दी, तो जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर एक एफआईआर लिख गई या कुछ भी हो गया, कोई भी कार्रवाई हो रही मेरे ऊपर, या डीयू यूनिवर्सिटी से यही हो जाए कि मुझे निकाला जा रहा है, एडमिशन कैंसिल हो रहा है, तो उस परिस्थिति से एक छात्र नेता कैसे निकलता है? नहीं, आपकी बात देखो सबसे बढ़िया ये आपने सही पूछी, पर इसमें दिक्कत आपने जैसे कहा छात्र आंदोलन, किसी भी छात्र प्रदर्शन में किसी भी एक आदमी पे या 2 बच्चों पे या 3 बच्चों पे मुकदमा नहीं हो सकता। और ये छात्र की नहीं, हर कॉलेज और एक स्कूल के अब बच्चे की जैसे है। रौनक खत्री का मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो जाते हैं, जो कार्यालय होता है एक कांच का हाँ, बैरियर लगा होता है, उसको हटा देते हैं और तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि छात्र झुकेगा नहीं और झुकने की जरूरत नहीं है। तो क्या कॉलेज प्रशासन छात्रों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता? नहीं देखो एक बात बताओ, विश्वविद्यालय किसका है? कॉलेज है, चाहे स्कूल है, यूनिवर्सिटी, किसकी है वो? छात्रों की। हमने जो प्रशासन वो लोग बैठते हैं, किसके लिए बैठे हैं वो? जो टीचर हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो हैं वो। अब एक स्टूडेंट जाके वहां परेशान हो रहा है धूप में, तो बताइए आप झुक झुक के बातें करना एक छोटे से होल से, आप क्या पेपर ले लोगे, क्या दे दोगे? तो ये रौनक खत्री जो भाई है उसने बढ़िया करा। भाई एक टीचर एक स्टूडेंट को पहले ही झुका रही है, घुमा रही है, कभी इस विंडो पे उस विंडो पे, अरे सीधा मिलो ना उनसे। सही बात। भाई आप फ्री में कुछ काम नहीं कर रहे, भाई आपको सैलरी मिल रही है उस चीज की, तो आप अपना काम करके दो उनको। बच्चा क्यों परेशान होगा? आज के टाइम में आप छोटा सा काम लेके चले जाओ 3 दिन लग जाते हैं आपको। मैं विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा, आप हॉस्पिटल के चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में आपको एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिलने में 1 हफ्ता निकल जाएगा। चाहे बड़ी हॉस्पिटल एम्स लगा लो, सफदरजंग लगा लो, आप वेट करते रह जाओगे, आपका पेशेंट
ना करके भी कुछ भी हो सकता है उसको, पर आपको अपॉइंटमेंट मिलनी मौत हो जाती है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए मैं और भी बच्चों की बात कर रहा हूँ और भी छात्रों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल। नए आए हैं और विभिन्न स्थानों से आए हैं, डीयू में कई स्थानों के छात्र पढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैं पहुंचा मध्य प्रदेश से और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और फिर मैंने देखा कि नहीं हमारे जो भाई लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और मैं उनकी आवाज उठाने लगूं, तो ऐसा तो नहीं होता कि मेरा एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाए या मेरे नहीं ऊपर नहीं, पेनल्टी देखो लग जाए या मेरी मार्कशीट रोक ली जाए। ये ऐसी ऐसा नहीं ये है, डर आप होता देखो। है स्टूडेंट जो है ज्यादातर, सही इसलिए बात है, सही अगेंस्ट नहीं बात है। जाता किसी भी टीचर के, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, हमारे नंबर कम हो सकते हैं या मेरी मार्कशीट देखो, रोकी जा सकती है। अगर आप सही हो ना, हम्म। कुछ नहीं हो सकता आपको। अगर आप सही हो, हम्म। अगर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है और आपकी लड़ाई सही है, तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। हम्म। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर मैं गलत हूँ और मैं आपको बुला रहा हूँ, तो मेरी गलती है कि मैं किसी भाई को झूठ बोल के बुला रहा हूँ। हम्म। और आपने जैसे कि मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से लोग आते हैं पढ़ने, बच्चे आते हैं, हम्म। गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, उनके लिए ही तो छात्र संघ के प्रतिनिधि बनते हैं। हम्म। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि हम्म। वो अपनी समस्या लेके अध्यक्ष के पास जाए, अध्यक्ष जाके बात करे। हम्म। आपके कॉलेज में कोई आप टीचर आपको परेशान कर रहा है, हम्म। तो आप कंप्लेंट दो, आपकी बात सुनी जाएगी। और चाहे छात्र संघ सुनेगा, अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है, आपके कॉलेज में डीन है, चाहे प्रिंसिपल है। हम्म। अगर आप गलत नहीं हो तो आप लड़ाई लड़ोगे अपनी। सही बात है। अगर आपकी लड़ाई गलत है ना, तो फिर आपका कोई साथ नहीं देगा, चाहे वो छात्र संघ लोग हैं, चाहे वो आपका कॉलेज का प्रशासन है। बाहर की पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है। नहीं, बाहर की पॉलिटिकल पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं करती। हम्म। एक ये तो मुद्दा बना दिया जैसे हम्म। कि है। पर ये है, हर कोई प्रतिनिधि चाहता है कि कोई छात्र अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उसका साथ दे। हम्म। तो जैसे आप लोग कहते हैं एबीवीपी बीजेपी की है, एनएसयूआई कांग्रेस की है, हाँ, हम्म। खुल के सपोर्ट होता है स्टूडेंट्स को। तो बीजेपी तो मानती नहीं कि एबीवीपी हमारी है, हम्म। पर एनएसयूआई साफ कहती है हमारी है। हम्म। हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट पार्टी हमारी, आम आदमी पार्टी हमारी है, हम हम्म। मानते हैं। हम्म। और हम स्टैंड लेते हैं, हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, बताओ। हम्म। सही बात। कोई भी अगर हमारा बड़ा नेता किसी स्टूडेंट के लिए जा रहा है, तो कोई गलत काम नहीं है वो। हम्म। राहुल गांधी जी डोसो ऑफिस गए थे, तो उसमें कोई गलत थोड़ी है। हम्म। भाई वो पता है कि युवा ही तो कल को जाकर राहुल गांधी बनेगा, हम्म। युवा ही जाके तो कुछ नरेंद्र मोदी बनेगा। हम्म। तो उनको जाके पहले मिलेंगे, प्यार करेंगे, मार्गदर्शक करेंगे, तो इसमें गलत क्या है। सही बात। हम जाते हैं अपने नेताओं से मिलने जाते हैं। हम्म। हम अभी भी, चाहे हमारे आदरणीय श्री राम सिंह नेताजी हैं, आदरणीय सही राम पहलवान जी है, और भी हमारे बड़े नेता हैं, सबके पास जाते हैं हम। हम्म। वो हमें बताते हैं हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बड़ा नेता किसी छोटे नेता को या छात्र संघ नए नए बच्चों को मार्गदर्शक दे रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। एक बड़ा सवाल और है कि आखिर छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए या छात्र नेता बनने के लिए पैसा कितना लगता है। भाई पैसा कुछ नहीं लगता। हम्म। देखो, वो आपके हाथ में है। खर्च तो सब चीज में ही है, और हम्म। सबको पता खर्च ही प्रधान है। हम्म। खर्च कर रहे हो तो जब तक आपके चर्चे हो रहे हैं। आपने कहीं छात्र संघ का चुनाव, देखो लगता है पैसा, अब 10 लोग में से एक बच्चा ही तो चुनाव लड़ रहा है। हम्म। भाई किसी का घर से मजबूत है वो, सब चीज लगती है, पैसा भी, समय भी। और 4 लोगों, अपना समय तो जाते ही जाता है, 4 लोग जो हमें सपोर्ट करने आ रहे हैं उनका भी समय जाता है। और जो चुनाव लड़ रहा है फिर वो पढ़ाई कैसे करता। नहीं, पढ़ाई देखो, चुनाव और पढ़ाई में फर्क है। हम्म। अब हम भाई भी, मैंने आप देखो, एक चीज बताई, हम मैंने भी जैसे संघर्ष कर दिया। रहे हैं, हमारी लॉ कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं एलएलएम में एडमिशन ले रहा हूँ। हम्म। तो पढ़ाई तो साथ साथ चल रही है। हम्म। ये तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं, हम्म। सोशल समाज की जो है, सामाजिक लड़ाइयों में, धरनों प्रदर्शनों में जाना करना। हम्म। ये तो एक अंदर से इच्छा होती है लोगों की करने की। हम्म। भाई किसी का मन किसी काम में है, किसी का किसी में है। हमारा समाज सेवा में है, तो हम इसलिए समाज सेवा में लगे हुए हैं, हम्म। अपना कार्य भी देख रहे हैं। हम्म। हमारा कोर्ट में साकेत कोर्ट है, चैम्बर है, जाते हैं अपना काम देखते हैं, जो समय बचता है वो समाज सेवा में देते हैं हम। अब बात करते हैं कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वहां से बात करते हैं। आप जमीनी स्तर से गांव से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और
वहाँ के जो किसान है वो किसान आंदोलन में हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ जी। आप भी किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और अभी भी जहाँ भी किसानों के हित की बात होती है तो बिल्कुल। वहाँ आप खड़े रहते हैं अपने किसान भाइयों के साथ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार नहीं सुन रही है और जिसके लिए ये बार बार आंदोलन हो रहे हैं। कई लोगों से मैंने पूछा है, कई लोगों ने बताया, आपकी राय में क्या मुद्दे हैं और सरकार को क्या कदम उठाने देखो, चाहिए। हर जगह के किसान की हर एक नई समस्या है अपनी। हम्म। मेरा गांव बदौली है। हम्म। गांव बदौली सेक्टर 54 नोएडा में ही है और मैं ज़्यादातर यहीं रहता हूँ। हम्म। तो हमारे जो यहाँ के किसान हैं, चाहे वो बदौली गांव के या गौतम बुद्ध नगर के जो किसान हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है उनका 64%। अच्छा। उनके प्लॉट, हम्म। उनकी जमीन विस्तारण का जो अभी कानून लाए थे वो। हम्म। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी ज़मीनें ले ली हैं, खेत ले लिए, हम खेती नहीं कर पा रहे हैं और फिर जो आपने हमसे वादा करा वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो आप। हम्म। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ किसानों की यही है कि नोएडा प्राधिकरण से लड़ना, हम्म। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से लड़ना, चाहे वो यमुना प्राधिकरण से लड़ाई लड़ना। हम्म। तीनों प्राधिकरण से यही लड़ाई है हमारा जो 64% रुका हुआ है उसकी। हम्म। कहीं 64% की लड़ाई है, कहीं 10% की लड़ाई है। हम्म। तो यही लड़ाई सबसे मुझे लग रहा है महत्वपूर्ण किसानों की यही है, क्योंकि अब किसान नहीं है यहाँ तो खेती तो बची नहीं। हम्म। भाई मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव में 269 कंपनी आई है अभी। अच्छा। तो जमीन खेती के लिए तो बची नहीं, सब कमर्शियल कर दिया इन लोगों ने। हम्म। तो जो प्राधिकरण अपनी मक्कारी दिखा रही है उसी के लिए हमें बार बार उसकी आंखें खोलने के लिए, कान खोलने के लिए प्रदर्शन करने पड़ते हैं। हम्म। उन प्रदर्शनों में हमारा सहयोग और हमें मजबूत करने के लिए हमारे किसान मसीहा टिकैत साहब आते हैं। हम्म। और भी दल है, हम्म। हम एक टिकैत साहब का जो दल है उसकी बात नहीं कर रहे, सभी हम्म। दल है। जो किसान एकता मजदूर संघ भी है, चाहे किसान एकता नए नए संघ है, मैं सबका नाम नहीं ले रहा। पर एक हमारी अब किसान एकता हो चुकी है, सब किसान दल एक साथ हैं। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी थी, अब फिर वही लड़ाई लड़ रहे हैं आगे भी। तो हमारा तो मेन अभी तो यही है कि पहले प्राधिकरण जो वादे करे वो पूरा करे हमसे। ठीक। और मैं तो अपने जो हमारे यहाँ के विधायक प्रतिनिधि हैं उनसे भी ये कहूंगा कि इन किसानों की जल्द से जल्द समस्या खत्म कर दी जाए। अगर कोई गूगल पर सर्च करे एडवोकेट रमन कसाना, तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में आपकी इस तरह से पहचान हो। आप क्या, आप एक किसान नेता बनना चाहेंगे या आप एक छात्र नेता बनना चाहेंगे या फिर आप एक समाज सेवी बनना चाहेंगे या नहीं फिर आप विधायक या एमएलए की तैयारी करना चाहेंगे। नहीं नहीं, किस रूप में आप चाहते हैं कि आपकी पहचान हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने जैसे कहा, मैं ना कोई नेता ना कोई अभिनेता, मैं एक समाज कार्यों में बस भागीदारी देने वाला एक सामान्य मनुष्य चाहता हूँ। मानव, एक मानव होता है जो सामान्य होता है एकदम, जिसको आप कहीं भी जाके खड़ा कर दो, उस वाली कैटेगरी में जाता हूँ मैं। कोई वीआईपी ट्रीट नहीं जाता कहीं से कहीं भी। तो मैं बता दूं, मैं कालका माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं जाता हूँ मंदिर डेली। तो मैं तो यही मांगता हूँ कि जो मेरे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। जो भाई नए नए जुड़ते हैं वो जुड़े रहें। मेरे से किसी का भला ना हो रहा हो तो नुकसान ना हो मेरे से। वह यही है मेरे तो, और कुछ नहीं है। सर, आप 2018 में छात्र नेता रह चुके हैं। कई छात्रों ने आपको अपना आइडियल माना है। एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, आपने 2018 से वर्ष 2025 के बीच में, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर और आप भी देख रहे होंगे कि लोग शिक्षा पर ध्यान कम दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रील्स बनाना हो या किसी भी तरह की कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीज बनानी हो। तो आपकी राय में या आपके अनुभव में ऐसा क्यों हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा में कमी क्यों आती जा रही है। उसकी कुछ वजह होंगी, शायद आपको बेहतर तरीके से पता होंगी, तो आप देखो हमें बताएं। भाई, आपकी वाली बात सही है। शिक्षा तो लुप्त हो चुकी है हमारे यहाँ। अच्छा, वजह क्या है इसकी। वजह ये सबसे बड़ी समस्या सोशल मीडिया है। जो लोग अपने आप को ये सोच रही हूँ कि शिक्षा हम छोड़ के नए नए इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं या रील बना रहे हैं, 100 में से एक लोगों की किस्मत जागती है। जो 99 लोग जो मेहनत कर रहे हैं, देखो मेहनत कर रहे हैं अच्छी बात है, पर उस दायरे में तो करो जो आपको कल को आपका भविष्य बना दे।
मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो हवाबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आप उनको डीपली से जानोगे ना तो बहुत समस्याओं से जूझ भी रही हैं वो। चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, चाहे कोई भी आजकल यूथ आइकॉन बन के घूम रहा है। तो हमारा जो यूथ है वो बस उनके पीछे लग गया है कि मैं ये व्यूज 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 के पाने के चक्कर में। लिए। देखो, मेरे घर में भी माता बहन है, सब चीज है। मेरे घर में किसी माता बहन का कोई अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया पे। क्या वो जीवन नहीं जी पा रही है अपना? एक बात तो बताओ, सांस्कृतिक हमारी जो साड़ी सूट है उनको पहनने थे, कोई घट जा जिसकी जो है वो दिख रही है नेचुरल ब्यूटी। अभी हाल फिलहाल में ही पुलिस ने शायद संभल जिला है कहाँ है, कहीं पर दो लड़कियां पकड़ी, वो ऐसे गाली गलौज वाली वीडियो बनाते मैंने थे। देखा वो। बहुत अश्लीलता सोशल मीडिया पर नहीं, फैलाई वो जा रही है इस व्यूज समय। का बस लोगों का ना भ्रम बन चुका और है हैरानी व्यूज। की बात है कि वो जो लड़कियां पकड़ी रही, खुशी और परी नाम है उनका, शायद आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। उनके सभी वीडियो में वो अपने व्यूअर्स को गालियां दे रहे हैं। और हैरानी की बात है कि 4 लाख लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं और गाली सुनने के लिए। देखो भाई, मैं बताऊं आपको, आपने सही बोला। आपने सबसे पहले उनका पहनावा देखा होगा, हम्म पहनावा के बाद उनके वर्डिंग। हम्म अगर आप अपने घर बैठ के उस वीडियो को देख सकते हो? नहीं देख सकते। नहीं, फिर भी लोग फॉलो कर रहे हैं। लोग फॉलो तक। भाई बेरोजगार सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा, बेरोजगार। हम्म खाली बैठा इंसान क्या कर रहा है? मोबाइल चला रहे। मोबाइल चला रहा है। लोग नए नए कंटेंट ला रहे हैं, सब यही चीज चल रही है। कोई भी एक भी युवा बता दो जो अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहा हो कहीं जाके, हम्म उसे जरूरत ही नहीं है अब। हमारी भी कंपनी में कई वैकेंसी खाली रहती है और आ ही नहीं रहा कोई जॉब देने के भाई लिए। लोगों को इंटरव्यू फाइनल हो जाते, इंटरव्यू देने नहीं आते। ने आजकल लोग पता क्या है, जो ना भ्रम बन चुका है सब चीजों का, हम्म कि हम ऐसे कर लेंगे, यूट्यूब से ऐसे कर लेंगे। पर हम्म। आपका जो है चैनल है, आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे, आपकी पूरी टीम लगी हुई है। 20 लोगों की टीम है हमारी। जब तो आप इतना संघर्ष करने के बाद दिन रात भाग रहे हो आप। हम्म चाहे वो बिहार का चुनाव है, चाहे वो हम्म दिल्ली का चुनाव है, चाहे हम जैसे भाइयों को बुला रहे हो आप, संघर्ष तो कर रहे हो। हम्म और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा घर में कम कपड़े पहनने से, व्यूज आने से, अगर मैं अभिनेता बन जाऊं हम्म या मैं सक्सेस हो जाऊं, ऐसा नहीं है। हम्म और जो ये लोग कहते हैं ना कि छोटे कपड़े पहनने, और हम अगर कुछ बोल रहे हैं, हमारी सोच छोटी है, हम्म ये सबसे बड़ा तमाचा उन लोगों के लिए है। आप दूसरों की लड़कियों को तो देख सकते हो छोटे कपड़ों में, अपनी को क्यों नहीं देखते? सही बात। जब अपनी भी बात आती है तो हम मर जाएंगे, गिर जाएंगे। बुरा मान दूसरी जाते। पे आप ऐसे करते हो। हम्म तो मेनली तो भाई यही है कि अपना देखो, काम ढूंढो, रोजगार है। सरकार से मांग करो कि हमें काम दे। हम्म सरकार को तो सही है, भाई हमारी भाजपा सरकार को तो सही है, कोई विरोध नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, इसलिए बैन नहीं कर रही। चलने दो डिजिटल को, बनाओ रील। बनाओ रील। भाई अब मैं आपके पास आऊंगा हम्म तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, परेशान होगे। हम्म जब मैं आपके पास ही नहीं आऊंगा तो आप भी खुश, मैं भी खुश। हम्म। तो यही है, एक वहम है सब लोगों के। तो हम इसके पीछे रीजन मान सकते हैं कि शिक्षा में बेसिक कमियां हैं। नहीं, शिक्षा में कोई कमी नहीं है भाई, हम समाज सेवा कर रहे हैं। हम्म हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आगे भी अभी हम एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ेंगे आगे। हम्म कोई ऐसे नहीं है, बहुत लोग पढ़ भी रही हैं। अभी एक हमारी बहन है, हमारे गांव के पड़ोसी, वो पायलट बनी। हम्म चाहे हमारी जाति गुजर है, हम्म पहले ही कहते थे कि ये गौ पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, आज वो भ्रम भी लोगों का दूर हो रहा है। हम्म वो भी कॉम्पिटिटर है। हर गांव से कोई ना कोई बच्चा यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में लग रहा है, कोई लॉ कंप्लीट करके अपना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये भ्रम है, पर ये है कुछ लोगों का, जो 10-20% लोग हैं ना, उन्होंने पूरे समाज में गंदगी फैला रखी है। हम्म। आज सोशल मीडिया इतना अनसेफ है कि हम घर बैठ के ना उसको देख नहीं सकते। सोशल मीडिया लाई इसलिए थी अवेयरनेस बढ़े लोगों में, हम्म। पर लोग अवेयरनेस की जगह कुछ और ही बढ़ा रहे हैं। सही बात। तो भाई यही है भाई, शिक्षा बहुत जरूरी है। हम्म जिनको नहीं मिली उनसे पूछो। हम्म चाहे हमारे माता पिता हैं जो नहीं पढ़ पाए, जिन्होंने संघर्ष करा पूरे जीवन, आज वो हमें पढ़ा रहे हैं। हम्म जब ये समय निकल जाएगा, नहीं पढ़े,
फिर आप भी घूमते रहना है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं या कॉलेज होते हैं, इनके मैनेजमेंट में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से कई बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पाते प्रॉपर, या देखो पढ़ाई में ध्यान नहीं रह भाई, पाता, ऐसी कोई मैनेजमेंट कोई वजह है? खराब नहीं होता। अच्छा। हम्म। मैनेजमेंट कहीं खराब नहीं होता और शिक्षा कहीं भी खराब नहीं है। जिसको पढ़ना है ना वो पढ़ेगा, हम्म। जिसको आवारागर्दी करनी है वो आवारागर्दी करेगा। हम्म। अगर आप में कोई कमी नहीं है और मुझे आपको नेगेटिव दिखाना है तो मैं आपकी कमी निकाल दूंगा। सही बात। मैनेजमेंट एक बात होता है, जो आदमी इतनी बड़ी संस्था चला रहा है वो अपना चाहेगा कि मेरा नाम खराब हो। कोई भी जी। कॉलेज है, कोई भी स्कूल है, मैं कह रहा हूँ XYZ, एक हॉस्पिटल भी एक मालिक नहीं चाहेगा कि कोई पेशेंट मरे या उसको नेगेटिव रिपोर्ट बने उसकी, सही बात। कि मेरा नाम खराब हो। हम्म। हर आदमी अपना 100% देने के लिए तैयार है, पर कुछ लोगों का जो होता है ना नेगेटिविटी फैलाना, वो हम्म। है। किसी को उठा के ले लो, आप कोई बंदा है, वो अपने प्रतिनिधि को ले लो, चाहे उसको बस नेगेटिव करना है ना, करना ही है हम्म। उसके लिए। फिर अगर आप जल लेके खड़े हो ना तो आपको जब भी नेगेटिव दिखाएगा वो। आज हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट रमन कसाना जी। सोशल वर्क में हमेशा आगे, लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे, और लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने में दिन रात एक करने वाले रमन कसाना जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप थैंक यहाँ यू सो आए, मच भाई, आपने बहुत मुझे बहुत बुलाया। आभार। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप राजनीति में और ऊंचाई पर पहुंचे, हम आपका दोबारा नए रोल में, नए मुकाम पर आपका एक पॉडकास्ट करें, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत भाई बहुत आपके आभार। साथ जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे हमेशा। ठीक है जी भाई।